कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम सितंबर मंथ तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स हमारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और पूरे मंथ की एक करंट अफेयर वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ मैं पूरे एनालिसिस के साथ। इसमें हम चर्चा करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम, और जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अभी हाल ही में आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं, चाहे मैं बीपीएससी की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, चाहे मैं एसएससी के फर्दर अलग एग्ज़ाम्स की बात करूं। बीपीएससी में काफ़ी टीचर्स की वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं, चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी लेवल की हो, सब में आपका जीके और करंट अफेयर आना ही आना है। ठीक है, करंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं तो उसके लिए बड़ी ही लाभदायक सीरीज़ होने वाली है। टू द पॉइंट रामबाण सीरीज़ आप बोल सकते हैं इसको, है ना। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये तैयार की है और भविष्य में एक नई पहल अभी हम करना आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी ये करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, एक नए रूप में भी आपको ये करंट अफेयर देखने को मिलेगा आज से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इस हिसाब से। ठीक, पहले ऑप्शन से ऐसे होते थे, अब ऑप्शन हमने नीचे रखे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने बनाया है और एमसीक्यू का जो लिंक है इसका वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन जा करके ये पूरी सीरीज़ आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने रिवीजन के लिए आप इन सभी 50 क्वेश्चंस की रीप्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने अपने ही लेवल के अनुसार, अपने ही स्पीड के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक नए रूप में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। आप यहाँ अब केवल पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल, ठीक है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्टली वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कार्ड भी जान सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने नहीं किए हैं, और बार बार आप उसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन के सामने है ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, सेला टनल किन किन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी। सेला टनल का अभी काम चल रहा है और लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, और यह आपसे पूछा गया है ये किन किन स्टेट्स के बीच जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और काम करेगी। आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच। दूसरा ऑप्शन है सिक्किम और भारतीय अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच, यानी भारतीय राज्य। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका हरियाणा और राजस्थान के बीच। चौथा ऑप्शन है आपका केरल और कर्नाटक के बीच। यहाँ आप देख सकते हैं मार्क ओनली वन ओवर लिखा हुआ है ना, किसी एक को मार्क करना है आपको। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है, जी हाँ, ए सही उत्तर होने वाला है आपका। ठीक है, असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच। ठीक है, आपसे ये क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तवांग और गुवाहाटी। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेट भी लिखा है और उसका क्षेत्र भी लिखा है जहाँ से ये जोड़े जा रहे हैं। ठीक है जी, तो असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच जो सेला टनल है ये कार्य करेगी। ठीक है जी, कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगी। चलिए, इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं आज का। चलिए, एबीपी का विस्तारित रूप क्या है? कई लोग बोलेंगे एबीपी न्यूज़ चैनल की बात तो नहीं हो रही है। जी नहीं, एबीपी न्यूज़ चैनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, चलिए, तो क्या है एबीपी? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका एक्चुअल बोनस प्रोडक्शन। दूसरा ऑप्शन है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। तीसरा ऑप्शन है आपका एनालिसिस बेस्ड प्रोग्राम। चौथा ऑप्शन है आपका एक्यूट बायस डिस्कशन। क्या है सही उत्तर? एबीपी, जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। बी सही उत्तर होने वाला है आपका। ये क्या है? ये 7 जनवरी 2013 को ये स्कीम प्रारंभ की गई थी। 2013 नहीं, सॉरी, 2023। 7 जनवरी 2023 को ये स्कीम प्रारंभ की गई थी। इसके अनुसार नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर सुधार कार्य करना है। इसके अंतर्गत 500 आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया था। ठीक है, तो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम ये है आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए,
तीसरा प्रश्न है आपका, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर अब कितने प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है? ठीक है, पहले जीएसटी कम था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब बढ़ा करके कितने प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है? चलिए, आपका पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 28%, चौथा ऑप्शन है 20%। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है 28%। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 28%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अर्थात सीबीडीटी के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है आपका एस जयशंकर, चौथा ऑप्शन है आपका नितिन गुप्ता। क्या है सही उत्तर? चलिए आप लोग सोचिए, तब तक मैं बता दूं। राजीव कुमार जी हमारे जो चुनाव आयोग है राष्ट्रीय स्तर का, उसके हेड हैं अभी। निर्मला सीतारमण जो हैं वो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी। एस जयशंकर जो हैं वो हमारे कौन सा मंत्री हैं? जी हाँ, विदेश मंत्री हैं। तो क्या ऑप्शन बच गया? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो हैं सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हेड बनाए गए हैं अभी वर्तमान में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अभी हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद मुइज़, बी मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, सी विन मिंत, डी रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए मैं बता दूं, रानिल विक्रम सिंघे ये आपके जो हैं श्रीलंका के, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं ये अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए, और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और विन मिंत भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मोहम्मद मुइज़। मोहम्मद मुइज़ हाल ही में मालदीव के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इनको बधाई संदेश भी भेजा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मोहम्मद मुइज़। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है आपका आने वाले किसी भी एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए शिक्षा से संबंधित है पूरा प्रश्न। ठीक है, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन प्रश्न होने वाला है ये वाला। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रयास? PRAYES, प्रयास, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपका प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट एप्टीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, तीसरा ऑप्शन है आपका प्यूपिल रेशियो एसोसिएशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, चौथा ऑप्शन है आपका प्रमोशन ऑफ रैंकिंग इन यंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। जी हाँ, क्या ऐसे उत्तर? प्रयास, PRAYAS। जी हाँ चलिए मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका बी यानी सेकंड। ये सही उत्तर होने वाला आपका प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है ये NCERT प्लस शिक्षा मंत्रालय अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री की संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत विद्यालय में शोध व अनुसंधान का माहौल तैयार किया जाएगा। NEP 2020 में भी इसकी सिफारिश की गई थी। ये मुख्य रूप से 9वीं से 11वीं छात्रों के लिए होगा। ठीक है, 9th और 11th छात्रों के लिए। उसके पश्चात चयनित विषय पर शोध के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाएगी इसके अंतर्गत, और 10,000 जिसमें से छात्रों को मिलेंगे, 20,000 रुपये विद्यालयों को मिलेंगे, और 20,000 जो बाकी बचेंगे वो उच्च शिक्षण संस्थान के गाइड या शिक्षक जो कि उस छात्र को प्रोवाइड किया जाएगा उसको मिलेंगे। और इस रिसर्च की समय सीमा होगी आपकी 1 वर्ष, और बालक जो है वो स्थानीय समस्या की पहचान करेंगे इसके अंतर्गत, और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण व हल खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी संदर्भ में इसको नाम दिया गया है प्रयास। ठीक है, मूल रूप से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग से ही बालकों में रिसर्च एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ये नई पहल जो है NCERT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? ठीक है, आप कहेंगे तो पूरा स्टैटिक जीके है ना। तो करंट अफेयर में क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? देखिए, अभी हाल ही में ये जो नदी है बहुत चर्चा में रही है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है ये स्टैटिक रहे, चेंज भी हो सकता है भविष्य में, है ना। स्वच्छ नदी आज कोई और है, भविष्य में कोई और हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो स्वच्छ नदी के लिए आपके ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपका कावेरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है उमनगोत और चौथा ऑप्शन आपका गंगा। क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो होने वाला है आपका उमनगोत नदी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ये मेघालय के अंतर है, मेघालय में नदी मुख्य रूप से बहती है। ठीक है, और देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट वन सेकेंड। चलिए, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ठीक है, अभी हाल ही में पता है आप लोगों को जो नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बोलूँ, ठीक है, अभी बीच में कोरोना आ गया था तो एक साल हमेशा से ये पीछे होता जा रहा है। अभी जो अवार्ड दिए गए हैं वो 2021 के लिए दिए गए हैं, ना कि 2022 के लिए। ठीक है, 2021 सेशन के लिए जो अवार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। उसमें नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है एक। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए मिला है वो, तो किस फिल्म को मिला है, ये सीधा सा प्रश्न है आपका। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका गंगूबाई काठियावाड़ी, दूसरा ऑप्शन है मिमी, तीसरा ऑप्शन है पुष्पा द राइज पार्ट 1, चौथा ऑप्शन है आपका द कश्मीर फाइल्स। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए फिलहाल मैं बता दूं आपको, गंगूबाई काठियावाड़ी को, ठीक है, इस फिल्म को नहीं, इसकी अभिनेत्री को मूल रूप से अगर मैं बोलूं, चलिए, इसकी जो अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट, ठीक है, मैं बताता चलूँ यहाँ पर, जो आपकी आलिया भट्ट हैं, ठीक है, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस। इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों को मिला है। ठीक है, मिमी के लिए मिला है आपका कृति सेनन को। ठीक है, कृति सेनन। ठीक है, इन दोनों को ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है संयुक्त रूप से, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और मिमी मूवी के लिए कृति सेनन को। ठीक है जी, एक तो हुई ये बात। दूसरी चीज़, पुष्पा द राइज पार्ट 1, इसके लिए आपको मिला है अल्लू अर्जुन को। ठीक है, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपका एक ही ऑप्शन रह गया है, द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर क्या है? द कश्मीर फाइल्स। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसको मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, इसी संदर्भ में कुछ तथ्य और हैं वो भी बता दूं। वहीदा रहमान का नाम मत भूलिएगा आप लोग, वहीदा रहमान। ठीक है, इनको मिला है इस बार कौन सा अवार्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, इसको सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है सिनेमा का, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है जी, वहीदा रहमान जी को मिला है ये। ठीक, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों पांचों इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने। ठीक है, एक और बता दूं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आपका, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, भाव पे जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रोकेट्री द नंबी इफेक्ट। ठीक है, द नाम्बी इफेक्ट, इस मूवी को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। ठीक है जी, सारे जो मेन अवार्ड थे वो सब मैंने बता दिए आपको। ठीक है, और ये बता दूं मैं, ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हैं, 69 नंबर के। ठीक है, और 2021 के लिए मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं, उतने मैंने बता दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संत ईश्वर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है, पहला है इसरो के वैज्ञानिकों को, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को के प्रेसिडेंट को, तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो संत ईश्वर सम्मान 2023 किसको मिला है? आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए, क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका इसरो के वैज्ञानिकों को। मूल रूप से जो भी इसरो के वैज्ञानिक हैं, ठीक है,
जो चंद्रयान 3 में थे, चंद्रयान 3, ठीक है, और मूल रूप से आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 आपको पता है, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। सूर्य से संबंधित मिशन है ये, ठीक है। सूर्य की संरचना के बारे में या उसके इफेक्ट के बारे में पता करने के लिए भेजा गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। आदित्य L1 सूर्य के से संबंधित, ठीक, और चंद्रयान तो चंद्रमा से संबंधित, पता ही आप लोगों को। तो इसके जो सफलता है ना, उसके लिए दिया गया है इसरो के वैज्ञानिकों को संत ईश्वर सम्मान, ठीक है जी। तो सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों का, बसोहली पेंटिंग, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बसोहली पेंटिंग, आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है केरल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका जम्मू कश्मीर। बसोहली पेंटिंग मूल रूप से जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और इसे हाल ही में अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका R21 मैट्रिक्स M अभी हाल ही में विकसित की गई एक नई वैक्सीन है, यह किस बीमारी में कारगर है? ठीक है, R21 मैट्रिक्स M, ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है। किस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर किस बीमारी को बेअसर करने के लिए ये वैक्सीन डेवलप की गई है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है डेंगू, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, चौथा ऑप्शन है डायरिया। क्या है सही उत्तर? मैं बता दूं, इस R21 मैट्रिक्स M को डेवलप किया है ब्रिटेन ने, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसने डेवलप किया है ये, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, इसने डेवलप किया है और ये है मलेरिया से संबंधित, ठीक है। ये मलेरिया की नई वैक्सीन आई है R21 मैट्रिक्स M, ठीक है, और बोला ऐसा जा रहा है कि यह बहुत कारगर होगी, ठीक है। अभी और भी शोध कार्य इस पर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सामिया, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है उमा सोफिया, चौथा ऑप्शन है दिनेश खारा। ये सभी आपके ऑप्शंस हैं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका दिनेश खारा जी, ठीक है। SBI के ये अध्यक्ष हैं और अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है इनका और ये चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है, SBI के। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में बाढ़ आई थी, उसका मुख्य कारण कौन सी नदी थी? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका तीस्ता नदी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी और चौथा ऑप्शन आपका यमुना नदी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, सिक्किम राज्य में बाढ़ आई थी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका तीस्ता नदी, ठीक है जी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप BPSC के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और GK की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो PRT का हो, BPSC का, या फिर TGT का हो, या फिर PGT का हो, ठीक है, सभी में कॉमन 40 नंबर की GK आ रही है। और 40 नंबर की GK का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मूल रूप से ये। उसके बाद थोड़ा पार्ट बच जाता है तो साइंस, ठीक है। GK मूल रूप से यही आता है आपका। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रहता है NCERT बेस्ड, जो कि मैंने सभी करा रखे हैं टू द पॉइंट नोट्स के हिसाब से। तो आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 पर काम चल रहा है अभी, 6th और 7th की प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक है। 8th का भी जल्दी से प्रोवाइड हो जाएगा आपको, तो वहाँ जाके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे आपको वहाँ, और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे एट द एंड ऑफ बुक, ठीक है।
वो भी मैंने कराए हुए हैं। वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से लाभदायक हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए, कहीं भी जहाँ पे आपकी जीके आ रही है। प्लस दूसरी चीज़, यदि आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी सोशल साइंस से आपने फॉर्म भरा हुआ है टीजीटी पोस्ट के लिए, या फिर 6 to 8 या 9 10th या फिर 11 12th के लिए आपने भरा हुआ है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप भी वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चाहे जीके का सिलेबस हो चाहे एसएसटी का हो, दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है जी, जीके में तो एसएसटी आती है, और भी चीज़ आ सकती हैं, लेकिन एसएसटी तो है ही ना अपने आप में एसएसटी। ठीक है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ अभी स्टार्टिंग में ही, है ना। चलिए फिलहाल ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका अशोक सिंघल, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री, चौथा ऑप्शन है कलराज मिश्र। क्या सही उत्तर? चलिए, कलराज मिश्र तो मैं बता दूं आपके ये राजस्थान के अभी गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, अभी हाल ही में तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? ये एक महिला बनी है। ठीक है, तो इनका नाम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए, पहला ऑप्शन है आपका शेख हसीना वाजेद, दूसरा ऑप्शन है आपका एलिजाबेथ बॉर्न, तीसरा ऑप्शन है आपका सामिया सुलूहू हसन, और चौथा ऑप्शन है आपका जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, कहाँ की राष्ट्रपति हैं ये? सॉरी, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन बनी है? चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका, जी हाँ, चलिए, सी सही उत्तर होने वाला है आपका, यानी तीसरा, सामिया सुलूहू हसन। ये तंजानिया की अभी हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी हैं। और शेख हसीना जी की बात करूं तो ये कहाँ की हैं? जी हाँ, ये हैं बांग्लादेश की। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक, जॉर्जिया मेलोनी इटली। ठीक है जी, एलिजाबेथ बॉर्न, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, कुछ काम आप लोग भी करिए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम अर्थात टॉप्स TOPS का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला 2016, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 2013 और चौथा ऑप्शन आपका 2014। क्या है सही उत्तर? मैं बता दूं, सर्वांगीण सहायता व देखरेख प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से खेलों में और विदेशी तकनीकों से परिचित कराने हेतु ये स्कीम प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जो कि भारतीय खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, टॉप्स के नाम से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका 2014। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? और अभी ये देश बहुत चर्चा में है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है फिलिस्तीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका यूक्रेन। क्या सही उत्तर? मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका इजराइल। ठीक है जी, कहाँ का है? इजराइल की खुफिया एजेंसी है। क्या है? मोसाद। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, लखपति दीदी योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला शहरी विकास मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा आयुष मंत्रालय या फिर चौथा खेल मंत्रालय। क्या है सही उत्तर? लखपति दीदी योजना। चलिए, जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन उपलब्ध कराना जिनका कृषि में उपयोग कर आय बढ़ सके। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? ठीक है, वाजिब प्रश्न है, भविष्य में बन सकता है। क्यों क्वेश्चन पूछा? आपको पता है इजराइल और हमास का अभी क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा अभी, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है विश्व पटल पर। आप देख सकते हैं, चाहे वो संसाधनों को लेकर के हो
और चाहे वो इंसानों को लेकर के हो। ठीक है जी। चलिए, फिलहाल आपके ऑप्शंस हैं इसराइल के प्रधानमंत्री के लिए। पहला ऑप्शन है मोहम्मद दीफ, दूसरा ऑप्शन है सायरेट मतकल, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, चौथा ऑप्शन है सिरस हमीदी। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए मैं बता दूं, जो मोहम्मद दीफ है, ठीक है, ये कौन है? ये जो अभी हमला हुआ है ना, हमास ने किया है अभी इसराइल पर, ठीक है, उस हमले के जो मास्टर माइंड है वो यही है, मोहम्मद दीफ। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? विश्व आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिल्ली, चौथा ऑप्शन केरल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका जो है आयोजन किया गया है इस बार का, और थीम रखी गई है इस बार स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थान आयुर्वेद, जिसकी थीम रखी गई है, और विश्व आयुर्वेद सम्मेलन है, केरल में आयोजित हुआ है। ठीक, डायरेक्ट प्रश्न है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। 20 प्रश्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 21वें प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एथलीट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? ठीक है, अभी हाल ही में जब एथलीट आए थे, ठीक है, जीत करके, तो उनके लिए एक शब्द का, स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या दिया था उन्होंने, ये आपका प्रश्न है सीधा सीधा, है ना। पहला है ऑप्शन आपका गोट, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दूसरा ऑप्शन है आपका कैट, CAT, कैट, कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग टैलेंट। तीसरा ऑप्शन है आपका बैट, BAT, बैट, बेस्ट अचीवमेंट टाइम। चौथा ऑप्शन है आपका रैट, RAT, रैट, रेडी टू अटैक टाइमलेसली। ठीक है, तो किस शब्द का किस संदर्भ में इस्तेमाल किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस शब्द और इस अर्थ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था एथलीट्स के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, बन भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूज़ क्लिक के फाउंडर कौन हैं? अभी न्यूज़ क्लिक जो है एक बोल सकते हैं कंपनी है, और काफ़ी चर्चा में है, अभी वाद विवाद में है ये कंपनी। ठीक है, तो इसका फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए, भविष्य में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर कौन है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है चमन शेट्टी, दूसरा ऑप्शन है प्रबीर पुरकाष्ठिया, तीसरा ऑप्शन है अनकी यादव, चौथा ऑप्शन है आपका नील कमल। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? न्यूज़ क्लिक के फाउंडर। चलिए चलिए, इसका सही उत्तर है आपका प्रबीर पुरकाष्ठिया। ठीक है, प्रबीर पुरकाष्ठिया करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आभा? आभा की फुल फॉर्म क्या है? ABHA। जी हाँ, पहला ऑप्शन ये रहा। पहला ऑप्शन आपका आयुष्मान भारत हेल्थ एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन आपका आत्मनिर्भर भारत हेल्थ अकाउंट, तीसरा ऑप्शन आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, चौथा ऑप्शन आपका अक्षय भारत हेल्थ एनालिसिस। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, फिलहाल मैं बताता चलूँ, ये एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है। ठीक है, आभा, और इसके अंतर्गत हेल्थ रिकॉर्ड्स कभी भी और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और इसमें जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, ऑनलाइन आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और OPD को विजिट कर सकते हैं। इजी एक्सेस है, और टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं आप घर पर बैठे बैठे। ठीक है, तो ये है आभा की क्वालिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? चलिए, इसकी फुल फॉर्म होने वाली है आपकी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, C ऑप्शन, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट।
ठीक है जी, इसकी क्वालिटीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में कितने खनिजों के लिए केंद्र सरकार ने रॉयल्टी तय कर दी है? ठीक है, कुछ खनिजों की रॉयल्टी जो है वो तय कर दी है गवर्नमेंट ने। रॉयल्टी तय कर देने का मतलब ये है कि इन खनिजों का जो खनन है, जो ठेका है, वो अब जो है निजी कंपनियों को दे दिया जाएगा। ठीक है, और वो खनन करेंगी कुछ परसेंटेज जो रॉयल्टी है उसके आधार पर। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर कितने खनिजों के लिए, ये आपका सीधा सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन आपका 3। कितने खनिजों के लिए केंद्र सरकार ने रॉयल्टी तय कर दी है? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर है आपका 3, यानी चौथा ऑप्शन सही है। और वो 3 खनिज कौन कौन से हैं? पहला है आपका लिथियम, ठीक है जी, दूसरा है आपका नायोबियम, ठीक है, और तीसरा है आपका REE। आप पूछेंगे REE क्या है? R फॉर रेयर, E फॉर अर्थ, E फॉर एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, लिथियम का परसेंटेज निर्धारित किया गया है 3%, नायोबियम का भी 3% और REE का 1%। ठीक है, ये तीनों खनिजों का इस्तेमाल मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों व दूसरे टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों में होता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बोलूँ तो यही होने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ ज़रूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। मैं ये गारंटी तो नहीं दूंगा किस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर दूंगा कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको डायरेक्टली। ठीक है, किस में मिलेगा ये नहीं कह सकता। चलिए, फिलहाल आगे देखेंगे इसके ऑप्शंस। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन आपका इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कनाडा से भारतीयों को लाने के लिए, चौथा ऑप्शन है मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका पहला, इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए। आपको पता है अभी इजराइल और हमास का क्राइसिस हुआ है, युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया था और प्लेन्स स्पेशली भेजे गए थे वहाँ, और वहाँ से सुरक्षित भारत में उनको लाया गया था। तो उसके लिए चलाया गया था ये मिशन ऑपरेशन अजय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, उम्मीद क्या है? उम्मीद स्पेलिंग में लिखा हुआ है UMMEED, UMMEED क्या है? आप बोलेंगे सर सामने लिखा तो हुआ है, दिख रहा है, बोलने की आवश्यकता है। देखिए, आपको दिख रहा है, मुझको दिख रहा है, ईश्वर की दया है, दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिव्यांग साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो उनके लिए ही मैं अलग से स्पेलिंग्स जो है वो बोलता हूँ। तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मैं साथ दे रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा सब्र करके, संयम रख करके साथ दे सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है ना। तो पेशेंस थोड़ी सी रख सकते हैं आप लोग भी, है ना, और आप लोग भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, है ना। तो मेरा जो चैनल है वो इसी उद्देश्य से चालू किया गया है कि इसमें केवल एक कैटेगरी के छात्र जो हैं वो लाभ ना लें, सभी कैटेगरी के समावेशित रूप से सभी जो हैं इसका लाभ उठाएं, चाहे वो सामान्य छात्र हो चाहे वो दिव्यांग छात्र हो। ठीक है, तो उसी के लिए ये बोला जाता है। चलिए, फिलहाल उम्मीद क्या है स्पेलिंग मैंने बता दी है। पहला ऑप्शन ये रहा आपका, पहला ऑप्शन है बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी पहल है ये। दूसरा ऑप्शन है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पहल है। तीसरा ऑप्शन है आपका बालकों की ग्रेडिंग प्रणाली संबंधी पहल है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? उम्मीद। चलिए, आप लोग सोचिए, तब तक मैं उम्मीद की जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ। यू से है आपका अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा ना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक, जी हाँ, इस टाइप से देखिए, उम्मीद है ना। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ अलग से, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, और ज़रूर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं अलग से ही बता रहा हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं आप, तब तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यू से हो जाएगा आपका अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या हो जाएगा?
अंडरस्टैंड। ठीक, पहले एम से हो जाएगा आपका मोटिवेट, दूसरे एम से हो जाएगा आपका मैनेज, तीसरे ई से होगा आपका एम्पैथाइज, चौथे ई से होगा आपका एम्पावर, ठीक है जी, और पांचवा आपका डी, डी से होगा डेवलप। अब आप इसको एक साथ बोल सकते हैं, उम्मीद, यानी अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। ठीक है, ये है पूरा उम्मीद। ठीक, अब आप बताइए इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद करने के पर्पज़ से। ठीक है जी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा आप लोगों को खुद पता चल जाएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर मैं बता दूं। सबसे पहले इसका सही उत्तर होने वाला है आपका बालकों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पहल। आपको पता है विद्यालय में मूल रूप से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत कार्य किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक पीछे खबर भी आई थी, मैं प्रमोट नहीं करूँगा किसी को, नेगलेक्ट भी नहीं करूँगा किसी को, जस्ट एक खबर है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खबर थी गुड़गांव के एक स्कूल से, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, खबर थी गुड़गांव के एक स्कूल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, याद कर पा रहा हूँ। एक बच्चा था, किस क्लास में था ये ध्यान नहीं है, लेकिन उस बच्चे के अंदर इतना डर था टीचर का कि वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से शायद वो कूद गया था। फ्लोर कौन सा था वो भी ध्यान नहीं है मुझे इतना, क्योंकि काफ़ी पहले न्यूज़ पढ़ी थी, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान है कि वो स्कूल की बिल्डिंग के फ्लोर से नीचे जंप कर गया था टीचर के डर से। ठीक है, तो इतना जो मानसिक हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की कहाँ जा रही है, किस हिसाब से हो रहा है और क्यों बच्चे ऐसा कर रहे हैं, टीचर का कितना डोमिनेंस है, क्या रोल है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो पहल है ये प्रारंभ की गई है। ये सिर्फ एक केस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, है ना। कभी कभी आप सुनते हैं टीचर ने एक बच्चे को इतना मारा कि बेहोश हो गया वो, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक के नहीं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो पहल है ये प्रारंभ की गई है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता दूं। जो पहला है, टू प्रिवेंट द स्पेट ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ को जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आपका SWT स्कूल वेलनेस टीम एक गठित की जाएगी। क्या गठित की जाएगी? SWT स्कूल वेलनेस टीम। ठीक है, इसके जो हेड है वो होंगे आपके प्रिंसिपल। ठीक है जी, इसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, जिनको मेंटल हेल्थ के क्राइसिस से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, उनसे डील करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग से ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो SWT आपको तो चल गया, स्कूल वेलनेस टीम जो है गठित की जाएगी। ठीक, उम्मीद मैंने बता दिया, फुल फॉर्म मैंने बता दी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका 10 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन 1 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन 11 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन 15 अक्टूबर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है। ठीक है, एक समारोह भी आयोजित हुआ है, गर्ल्स लीडिंग चेंज। ठीक है, ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर समारोह आयोजित हुआ है अमेरिका में। ठीक है, और यहाँ पर भारतवंशी हैं एक गीतांजलि जी। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, गीतांजलि जी। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूँ 15 युवा महिलाओं को सम्मानित किया गया है, उसी में ही गीतांजलि जी भारतीय हैं। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया, तो इनका नाम हमें पता होना चाहिए, भारतवंशी हैं ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अगर मैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करूँ तो कब मनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 24 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल अलग है, इंटरनेशनल अलग है। नेक्स्ट, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला 125, दूसरा 120, तीसरा 105, चौथा 111। क्या है सही उत्तर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जी हाँ। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 111। ठीक है, टोटल 125 कंट्रीज़ थी, 125 कंट्रीज़ का जो डाटा है वो
शेयर किया गया है और 111वें नंबर पे हमारी इंडिया है। ठीक है चलिए आगे चलेंगे। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन रहा है। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल भी भुखमरी नहीं है, यह मैं कह सकता हूँ। ठीक, चलिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए जितना आप सर्च करेंगे, जितना आप खुद से भी ढूंढेंगे ना, प्रयास करेंगे, उतना ही आपके अंदर एनालिसिस डेवलप होगा। ठीक है, चीज़ों को याद रखने की क्षमता डेवलप होगी, काफ़ी चीज़ें ठीक है हेल्पफुल रहेंगी। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मुंबई। ठीक है, ये समिट जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? देखिए अभी 2024 का ओलंपिक जो है वो कहाँ होगा आपको पता होना चाहिए, पेरिस में होगा। ठीक है, इससे पहले 2022 के जो 2023 में हुए हैं, ठीक है 2022 के जो ओलंपिक्स हैं जो कि बाद में हुए 2023 में, 2020 के थे एक्चुअली ये, है ना, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, जो ओलंपिक हुए हैं वो टोक्यो में हुए थे इससे पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक्स 2024 का पेरिस में होगा और 2028 के लॉस एंजलिस में होंगे। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? जी हाँ, मैं बताता चलूँ, इन खेलों में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में T20 गेम शामिल किया गया है, T20 क्रिकेट जिसे आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा खेल है आपका बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल। ठीक है, तीसरा है आपका फ्लैग फुटबॉल। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नहीं, चौथा खेल है आपका लैक्रोस और पांचवा है आपका स्क्वैश। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हैं? 5 खेल इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है आपका 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से शामिल किए गए हैं मैं आपको बता चुका हूँ, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। आगे देखेंगे, गोलमेई, गैफुल, शिलू, काबुई का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, इनका नाम पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, किस लिए है मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, इसलिए इनको मैं लेके आया हूँ। स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं, GOLMEI गोलमेई। उसके बाद है गैफुल शिलू, है ना, गैफुल शिलू, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ। स्पेलिंग है इसकी GAIPHULSHILLU। ठीक है, आगे है काबुई, KABUI। ठीक है, ये पूरा नाम है इनका। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा नृत्य, तीसरा जज और चौथा ऑप्शन है आपका पेंटर। ठीक है, क्या है सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर है आपका जज। ठीक है, जज हैं ये। अब क्यों नाम इंपॉर्टेंट है इनका? ये पहली ट्राइबल वुमेन बन गई हैं मनी हाई कोर्ट की जज बनने वाली। ठीक है, मणिपुर जो आपका हाई कोर्ट है उसकी जज बनने वाली पहली ट्राइबल वुमेन बन गई हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अपार का संबंध निम्न में से किससे है? अपार, APAAR, ये अपार है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए सबसे पहले आप इसको बताइए इसका संबंध किससे है, फिर इसकी फुल फॉर्म पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन आपका हेल्थ आईडी है ये अपार, दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट्स पर्सन आईडी है, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्टर्स आईडी है, चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, अपार। ठीक है जी, कौन सी आईडी है ये अपार? 4 ऑप्शन बता दिए मैंने, क्या है सही उत्तर? चलिए, ये आपकी स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, जो कि डेवलप करने पर विचार कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, और शायद भविष्य में ये डेवलप भी कर ली जाए। ठीक है, चलिए अपार की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि ये क्या है। स्टूडेंट आईडी है तो क्या है? ठीक है, मैंने लिखा अपार, APAAR। ठीक है जी,
पहले ए से है आपका ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, ठीक है। दूसरे नंबर पर पी है, पी से आपका परमानेंट, यानी स्थायी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा बीच में। तीसरा ए है आपका एकेडमिक, चौथा ए है आपका अकाउंट, ठीक है, और पांचवा आर है आपका रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये है फुल फॉर्म आपकी अपार, ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, अकाउंट, रजिस्ट्री। ये स्टूडेंट आईडी होगी एक, ठीक है, जो कि बच्चा जब एडमिशन लेगा ना तभी जनरेट कर दी जाएगी, और ये 12 डिजिट की होगी। जैसे हमारा आधार होता है ना 12 डिजिट का, ऐसे ही ये बच्चे की आईडी होगी 12 डिजिट की। वो 12 डिजिट जब आप डालेंगे ना, एंटर करेंगे, जैसे हम आधार नंबर एंटर करते हैं तो सारी डिटेल आ जाती है, आपका नाम क्या है, आपका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी फ़ोटो क्या है, सारी जन्म कुंडली निकल जाती है ना। ऐसे ही जब ये 12 डिजिट आप डालेंगे ना, जो भी ये साइट है, वेबसाइट है, जो भी पोर्टल है डेवलप किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, जब ये 12 डिजिट आप वहाँ डालेंगे तो आपने कहाँ कहाँ एजुकेशन ली है, मान लीजिए आपसे आपकी पहली से 5वीं तक की एजुकेशन कहाँ से हुई है, आपके कितना परसेंटेज रहा है, आप और फिर छठी में कहाँ एडमिशन लिया है आपने, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम ली है आपने, 9वीं 11वीं में 10वीं के बाद 11वीं में आकर के कौन सी स्ट्रीम लिया है, कौन सी स्कूल में आप गए हैं, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड आपका उस ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री में नोट होता जाएगा। और भविष्य में 1 नंबर 12 नंबर डिजिट ये करने के बाद एक क्लिक करने पर ही आपकी सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी। ये डेवलप करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि ये जो बार बार फॉर्म भरे जाते हैं ना, ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आधार कार्ड की जगह सिर्फ आप ये नंबर डालेंगे और आपकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास तुरंत एज इट इज़ पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने बता दी, स्टूडेंट आईडी बता दी, ये है अपार, ठीक है। आप सोच रहे होंगे आधार कार्ड कम था जब वो अपार आ रहा है है ना। चलिए, ये आपके भले के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसकी कितनी कमियां होंगी या फिर कितनी मजबूती होगी, क्या अच्छे गुण होंगे इसमें या क्या अवगुण होंगे, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है अरिंदम बागची, दूसरा ऑप्शन है रविशंकर, तीसरा ऑप्शन है अशोक कुमार, चौथा ऑप्शन है ललित कुमार। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, यूनाइटेड नेशन और जो बाकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भारत के अगले स्थायी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। ये सीधा उत्तर आपका। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका अरिंदम बागची, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अरिंदम बागची आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? चलिए, आपके ऑप्शन ये रहे पैरा एशियन गेम्स 2023 के आयोजन के लिए। पहला ऑप्शन आपका भारत, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन जापान। किस देश में किए गए हैं आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023? जी हाँ, मैं बताता चलूँ कि 22 से 28 अक्टूबर के बीच में ये पैरा एशियन गेम्स जो है आयोजित किए गए हैं, और ये आयोजित किए गए हैं आपके होंगझाऊ में, होंगझाऊ, ठीक है, नाम से पता चल गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल चाइना में है ये, ठीक है। चाइना के होंगझाऊ में ये खेल जो हैं आयोजित किए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य और बता दूं मैं, ठीक है। इन खेलों में अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया की जो पोजीशन रही है ओवरऑल 5th पोजीशन पे रहा है इंडिया, ठीक है। 5वीं पोजीशन पे इंडिया रहा है 111 मेडल्स के साथ। कितने मेडल लिए हैं? 111, याद करने में भी आसानी है, 111, 111 मेडल्स लिए हैं इंडिया ने, ठीक है। जिसमें से आपके 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं और 51 आपके ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। 29, 31 और 51, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, टॉप पर हमेशा की तरह चाइना है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं बता दूं, चाइना के 521 मेडल है टोटल, ठीक है। तो देख सकते हैं इंडिया और चाइना का डिफरेंस। कोई बात नहीं, फिर भी पिछले प्रदर्शन से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। काफ़ी क्या मैं बोलूँगा, अब तक का जितना ही प्रदर्शन रहा है पैरा एशियन गेम्स में, सबसे बेटर जो है प्रदर्शन इस बार इंडिया का जो है वो रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है आपका 2025 तक, दूसरा ऑप्शन है 2027 तक, तीसरा ऑप्शन है 2035 तक,
चौथा ऑप्शन है 2040 तक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 2035 तक। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कह रहा हूँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन, ठीक है, अंतरिक्ष में 2035 तक। ठीक, इसी के साथ ही मैं बात करूँ 2040 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 2040 तक इंडिया ने लक्ष्य रखा है चंद्रमा पर मानव को भेजना। ठीक है, चंद्रमा पर मानव को भेजने के लिए 2040 तक का जो लक्ष्य है वो रखा है इंडिया ने। ठीक चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, चलिए आगे देखेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारत 28 स्वर्ण पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? देखिए अभी मैंने बात की थी पैरा एशियन गेम्स। ठीक है, ये सिर्फ एशियन गेम्स हैं, ठीक है, जिनमें जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो भाग लेते हैं। ठीक, अभी इससे पहले मैंने बात की थी पैरा एशियन गेम्स में 2 दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनकी। ठीक है, हुए दोनों सेम ही जगह हैं, चाइना में ही हुए हैं, होंगजाओ में ही हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए जो कंपटीशन है वो अलग से कराए जाते हैं। पहले एशियन गेम्स होते हैं, उसके बाद पैरा एशियन गेम्स। ठीक है जी, चलिए तो फिलहाल इन्होंने पूछा है एशियन गेम्स से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है जी, अब मैं बात कर रहा हूँ एशियन गेम्स की। ठीक है, चलिए एशियन गेम्स में 28 स्वर्ण पदकों के साथ भारत किस स्थान पर रहा है ये पूछा है। आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड, चौथा ऑप्शन है फोर्थ। कौन से स्थान पर रहा है इंडिया? ठीक है, पैरा एशियन गेम्स में तो मैं बता चुका हूँ 5वें नंबर पर रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एशियन गेम्स की बात हो रही है, तो एशियन गेम्स में रहा है इंडिया चौथे नंबर पर। ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, एशियन गेम्स पहले हो रहे हैं तो भाई ये 4 पे रहेगा, उसके बाद पैरा एशियन गेम्स 5। ठीक है, पेंटागन में भी 5 कौन होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हैं तो हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। ठीक, दूसरी चीज़ मैं बात करूँ इसमें, अगर मैं वेरिफिकेशन करूँ इंडिया के मेडल्स का, है ना, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो इन्होंने लिए हैं 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज। ठीक है, 28, 38, 41 ऐसे करके हैं, और टोटल हैं 107, 107। उसमें 111 थे, तो सोचने वाली बात है। देखो एशियन गेम्स में 107 आ रहे हैं, लेकिन पैरा एशियन गेम्स में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ध्यान लगा सकते हैं। कितने ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं, इस 4 को आप प्लस कर दीजिए, पैरा एशियन गेम्स के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं, हाँ इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, केंद्रीय कर्मियों व केंद्रीय पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये सीधा सा आपका प्रश्न है। अगर मैं बात करूं कि महंगाई भत्ता जो है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो ये गलत नहीं होगा, सीधा प्रश्न यही है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न उत्तर है, पहला ऑप्शन आपका 4%, दूसरा ऑप्शन है आपका 3%, तीसरा ऑप्शन 5%, चौथा ऑप्शन है 2%। जी हाँ, चलिए मैं बताता चलूँ, पहले जो है ये मूल वेतन का 42% था। ठीक है, इसमें वृद्धि कर दी गई है। जी हाँ बिल्कुल, 4% की वृद्धि की कर दी गई है, मतलब प्लस 4%, टोटल कितना हो गया? अब 46% महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाएगा मूल वेतन व पेंशन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो 4% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। मिजोरम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? इस तरह का जो प्रश्न है वो आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। किन किन राज्यों में हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता यही प्रश्न पूछ लिया जाए, अभी हाल ही में कौन कौन से राज्यों में जो है चुनाव घोषित हुए हैं, है ना। 4 आपको नाम दे दे और 5 पूछ के बताइए कौन सा इनमें से, है ना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो मिजोरम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, इसके लिए आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है आपका 119, चौथा ऑप्शन है 90। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला आपका 40। मिजोरम में जो है 40 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, और जोरामथंगा जो है यहाँ के जो हैं वो सीएम हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ 200 सीटें हैं आपकी कहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में। राजस्थान के सीएम कौन है अभी? बिल्कुल सही, कौन है? जी हाँ बिल्कुल, गहलोत जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगर मैं बात करूँ 119 कहाँ पर है विधानसभा सीटें? जी हाँ, ये है तेलंगाना में। मैंने जानबूझ के ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, इस टाइप के, ताकि एक ही साथ में कई चीज़ें आपको बता सकूं, एक ही साथ आप कई चीज़ें याद कर सकें। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? जी हाँ, KCR राव। ठीक है, KCR राव।
ठीक है। नेक्स्ट अगला मैं बात करूँ 90 कहाँ की विधानसभा सीटें हैं? बिल्कुल सही, ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? बिल्कुल सही, भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, भूपेश बघेल। ठीक है, इन पर अभी केस भी चल रहा है। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अभी केस भी दर्ज किया है। महादेव नाम की एक एप्लीकेशन है जो कि सट्टा ऐप है। ठीक है, बैटिंग ऐप बोल सकते हैं आप। इसके केस में 500 करोड़ रुपए का जो पैसे घूस लेने का आरोप इन पर लगा हुआ है भूपेश बघेल जी पर, और काफ़ी चर्चा में है अभी ये। ठीक है, ट्रेंडिंग में चल रही है न्यूज़, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल जो भी हो सच्चाई वो तो जो होगी निकल के आएगी। इसमें से कौन सा रह गया है? मध्य प्रदेश रह गया शायद, है ना। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 230। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी कौन है सीएम, कौन है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर जो सीएम है वो आपके हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है जी। चलिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इसी हिसाब से बनता है, जो चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं वहीं से क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर इस हिसाब से किया जाता है, जो चीज़ें ट्रेंड में है उसी से रिलेटेड आपको करंट भी पढ़ना होता है, उसी से रिलेटेड आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है अलग से नहीं जुड़ी है। जो स्टैटिक जीके हैं वो तो पढ़नी है, बाकी जो करंट में न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है वो भी पढ़नी होती है। ठीक है, इस हिसाब से आपको एग्जाम जो है प्रिपेयर करना होता है, तब जाके एग्जाम निकलता है ना। तब क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, हंसने में आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब किस गांव को मिला है? यहाँ पे किताब हो गया है, किताब मत कीजिएगा, खिताब है ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है। ठीक है, चलिए, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब किस गांव को मिला है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है दक्षिण गांव, दूसरा ऑप्शन है निवासपुर गांव, तीसरा ऑप्शन है धोरडो गांव, चौथा ऑप्शन है आपका बलिया गांव। किस गांव को मिला है? ठीक है, मैं बता दूं, ये जो गांव है ये जो है कच्छ में है, और कच्छ आपको पता है गुजरात में है। ठीक है, तो राज्य भी पूछा जा सकता है, मैं बता दूं दोनों चीज़ें। ठीक है, और ये जो है इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर माटी के खिलौने यहाँ की पहचान है। 2006 से इस चीज़ की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, और कच्छ रणोत्सव के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल इस गांव का नाम है धोरडो गांव। ठीक है, तीसरा ऑप्शन धोरडो गांव, धा पे ओ की मात्रा, रा डा पे ओ की मात्रा, धोरडो गांव। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? जॉर्जिया मेलोनी, जी हाँ, आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा इटली, और चौथा ऑप्शन फिनलैंड। क्या है सही उत्तर? जॉर्जिया मेलोनी, जी हाँ। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला आपका इटली। इटली की प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही हैं, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, RISUG इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन तो है, लेकिन क्या है, किस वजह से ये जो इंजेक्शन है ये लिया जाता है? ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये संदर्भ है इस प्रश्न पूछने का यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए, पहला ऑप्शन है दिया हुआ है यहाँ पर पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन है। चौथा ऑप्शन है कैंसर को जड़ से ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन है। ठीक है, RISUG इंजेक्शन। ठीक है, क्या है इसकी क्वालिटी? चलिए मैं बता दूं, ICMR द्वारा डेवलप किया गया है अभी ये RISUG इंजेक्शन। ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है RISU इंजेक्शन, और ये जो है ये पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है, ये पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, और दुनिया की पहली गर्भ निरोधक दवा है ये पुरुषों के लिए जो कि बनाई गई है। ठीक है, पुरुषों के लिए इंजेक्शन से ली जाने वाली दुनिया की पहली गर्भ निरोधक दवा है, जो कि 13 साल तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, RISU इंजेक्शन अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, और भी शोध इस पर चल रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए एक अभियान है।
दूसरा ऑप्शन है आपका साइबर अपराध के लिए वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक अभियान है। तीसरा ऑप्शन है आपका कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए एक अभियान। या फिर चौथा ऑप्शन है आपका विदेश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एक अभियान, ऑपरेशन चक्र 2। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका दूसरा, साइबर अपराध के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक अभियान। ठीक है जी, ये आपका सही उत्तर होने वाला है। ये अभी पीछे चलाया गया था 10 राज्यों में। किसके द्वारा चलाया गया है पता है आपको? इन सब में महारत हासिल है बिल्कुल सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट वन सेकेंड। ओके, वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि हॉकी से संबंधित है 2023, इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन झारखंड, चौथा ऑप्शन केरल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर जो है वो होने वाला है आपका झारखंड। झारखंड के रांची में जो कि कैपिटल है इसकी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और इंडिया ने बाजी मार ली है। इंडिया जीत चुका है फाइनल इसका, जापान को हरा करके। ध्यान में रखना है, जापान और इंडिया का फाइनल हुआ था वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में, जो कि इंडिया जीत चुकी है। ठीक है, जापान को हरा करके, और रांची में हुआ था ये, झारखंड में। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने एक लाइन में बता दी हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट वन सेकेंड। ओके, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2023। ठीक है, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका नरगिस मोहम्मदी, दूसरा ऑप्शन है मलाला यूसुफजाई, तीसरा ऑप्शन है स्नेहा शेख, चौथा ऑप्शन है महसा अमीनी। जी हाँ, सबसे पहले मैं नरगिस मोहम्मदी जी की चर्चा कर लूँ। इनको इस बार का नोबेल अवार्ड दिया गया है, नोबेल भी बोलते हैं। किसके लिए दिया गया है? पीस के लिए, शांति के लिए। ठीक है, ईरान से संबंधित हैं ये, अभी भी ईरान की जेल में बंद हैं ये। कहाँ पर बंद हैं? जेल में। और जेल में रहते हुए ही इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, वहाँ की महिलाओं के लिए उनके अधिकारों की मांग को उठाने के लिए, ठीक है, दिया गया है ये। ठीक, और अभी भी ये जेल में है। ठीक, तो ये तो हुआ इनका, तो ये तो सही उत्तर नहीं है वर्तमान क्वेश्चन के संदर्भ में। ठीक, ये तो नोबेल का अगर आएगा तो सही होगा, है ना। तो यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है महसा अमीनी जी को। किसको दिया गया है? महसा अमीनी जी को। और इनकी डेथ हो चुकी है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, 16 सितंबर 2022 को, 16 सितंबर 2022 को। और मेन बात यह है, ये भी इस्लाम से ईरान से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने ईरान में इस्लामी हिजाब नियमों का पालन ना करने के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत्यु मिली थी हैं। ठीक है, इस्लामी, आपको पता है ईरान में इसको लेकर के काफ़ी नियम है हिजाब को लेकर के। ठीक है, तो इसका पालन करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये उन्हीं की कैद में ही थी, तो वहीं पर ही ये मृत्यु मिली थी। ठीक है, चलिए, तो इनको दिया गया है ये यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2023। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, बिशन सिंह बेदी का भी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन हॉकी, चौथा ऑप्शन बैडमिंटन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिशन सिंह बेदी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका क्रिकेट। ठीक है, बिशन सिंह बेदी क्रिकेट थे। ठीक है, स्पिनर थे ये, इंडियन स्पिनर, और इनका जो अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित थे ये, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, दुनिया का पहला नैनो डीएपी प्लांट अर्थात लिक्विड डीएपी कहाँ पर लगाया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन आपका तमिलनाडु। जी हाँ, चलिए क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका गुजरात। गुजरात में एक स्थान है कलोल, का ला पे हो की मात्रा ला, कलोल। ठीक है, यहाँ पर जो है नैनो डीएपी प्लांट अर्थात लिक्विड डीएपी प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, लगाया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट वन सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट
नामक आत्मकथा किसकी है? ठीक है, ये आत्मकथा है जो कि लिखी गई है और विवादित आत्मकथा के रूप में अभी जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में है, तो आपको बताना है ये किसकी आत्मकथा है, किसने लिखी है। आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है के सिवान, दूसरा ऑप्शन विक्रम साराभाई, तीसरा ऑप्शन है एस सोमनाथ, चौथा ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, मैं के सिवान के बारे में बता दूं, ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसरो के हेड रह चुके हैं ये। ठीक, विक्रम साराभाई के बारे में, ये अंतरिक्ष से जुड़े हैं, ये परमाणु रिएक्टर से जुड़े हैं। ठीक है, और एस सोमनाथ जो हैं ये वर्तमान इसरो के हेड हैं। ठीक है, चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो जो यह आत्मकथा है ये किसकी है? ये आपकी एस सोमनाथ की। इन्होंने लिखी है लॉयंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। मूल रूप से इन्होंने मलयालम में लिखी है और मलयालम में इसका नाम है, मैं बता दूं, जस्ट 1 सेकेंड, मलयालम में इसका नाम है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा में लिखी गई है। ठीक, मूल रूप से। ठीक, और इसका नाम रखा है इन्होंने, मलयालम में ही नाम है, नीलावू, या आ सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा, कुदीचा। ठीक है, सीमांगल। ठीक है जी, नीलावू कुदीचा, ये चा है। ठीक है, या मत लीजिएगा इसको, कुदीचा सिम्हांगल, ये मलयालम भाषा में लिखी है मूल रूप से इन्होंने। इसी का ही इंग्लिश वर्जन है जो मैंने आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लॉयंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। ठीक है, चाहे मलयालम में आ जाएगा चाहे इंग्लिश में आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है एस सोमनाथ। ठीक है, इन्होंने लिखी है। ठीक है, और ये अभी काफ़ी चर्चा में है और अभी इसके प्रकाशन पर रोक भी लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है? या फिर इन्होंने क्या नाम है, एस सोमनाथ ने ही, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा की है। और किसके बारे में चर्चा की मैं बता दूं, के सिवान, जो कि चंद्रयान 2 की जब लॉन्चिंग हुई थी और वो विफल हो गया था, उस समय की जो चर्चा है इन्होंने अपनी आत्मकथा में की है, तो काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया गया है और के सिवान को बोला गया है इसमें एस सोमनाथ जी द्वारा, है ना। काफ़ी चीज़ें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है ये। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से आपको करके जाना है इसको। ठीक है, जहाँ डीप पढ़ना होगा वो मैं बताऊँगा, ये डीप पढ़ना है। ठीक, चलिए, फिलहाल नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन गोवा। मैं बता दूं, इसका आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक आयोजित किया जा चुका है और ये समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और आज आपका 12 नवंबर है, दिवाली है, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सोच सकते हैं आप। ठीक और दिवाली से याद आया, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। घर में रहिए, खुश रहिए, प्रदूषण से बच कर रहिए, जितना कम हो सके पटाखे जलाइए, है ना, दिए जलाइए आप, है ना, लाइट्स का प्रयोग कीजिए, उससे आप दिवाली मना सकते हैं। मिठाइयों से एक दूसरे से गले मिल करके इस हिसाब से दिवाली मनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप पटाखे फोड़ें। जैसे कि आप आवाज़ सुन भी पा रहे हैं, इधर उधर पटाखे फूट रहे हैं, है ना। दिल्ली का पोल्यूशन तो आपको पता ही है कितना है ना, और क्यों बढ़ाएं हम, है ना। चलिए, तो आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं नेशनल गेम्स को लेकर के। ठीक, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका गोवा। ठीक है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच ये जो गोवा में हैं आयोजित हुए हैं। 10,000 से भी अधिक प्लेयर्स जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। 43 इसमें गेम्स है, 43 गेम्स इसमें थे। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है आपका मडगांव में, वहाँ हुए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, मडगांव में है ये, गोवा में, वहाँ ये आयोजित हुए हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र जो है टॉप पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा नेशनल गेम्स में। ठीक है, नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, 228 मेडल लिए हैं इसने, महाराष्ट्र स्टेट ने 228 मेडल लिए हैं। 80 गोल्ड हैं, 69 सिल्वर हैं और 79 आपके ब्रॉन्ज है। ठीक है, ये तो इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र टॉप पर रहा है और टोटल मेडल देख लेना एक बार, 228, ज़्यादा और इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे पर आपका सर्विसेज करके हैं एक SSCB, ये कोई SSCB करके हैं, दूसरे नंबर पर रहा है ये। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका हरियाणा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा है। चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश रहा है। 5वें नंबर पर केरल और 9वें नंबर पर आपका रहा है गोवा। गोवा तो बताना चाहिए ना जहाँ पर हुए हैं, स्पेशली गोवा कहाँ रहा है। गोवा देखो ऐसे लिखते हो ना, गोवा, है ना, तो जो वाह है ना इसको लंबा कर दो, नो।
ठीक है, तो याद हो जाएगा गोवा कितने पर आया, 9वें पर आया। यही पता होना चाहिए ना जहाँ पर हुए हैं वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से नंबर पर आया। ठीक है, चलिए, तो सारी चीज़ें जितनी हो सकती थी मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फैराडे पदक 2023 से सम्मानित होने वाले भारतवंशी विज्ञानी कौन हैं? फैराडे पदक जो है अभी अभी प्रदान किया गया है, किस भारतवंशी को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका आरोग्य स्वामी पालराज, दूसरा ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, तीसरा ऑप्शन है अशोक कुमार, चौथा ऑप्शन है दिनेश कौशिक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका आरोग्य स्वामी पालराज। ठीक है, आरोग्य स्वामी पालराज, इनको प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है? मीमो वायरलेस। अब ये मीमो वायरलेस क्या है? एम फॉर मल्टीपल, आई फॉर इनपुट, एम फॉर मल्टीपल, ठीक है, यूनिट्स के लिए। ठीक है जी, ओके, ये और लगा दिया होगा इन्होंने, है ना। मेन है इनका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल वायरलेस, ठीक है, उसके लिए 4G और 4G प्लस वाईफाई। ठीक है, रूटर का इन्होंने जो है काम इस पर किया है, काफ़ी रिसर्च की है, तो उसके लिए फैराडे पदक इनको प्रदान किया गया है। ठीक है जी, आरोग्य स्वामी पालराज जी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है हमारा। चलिए, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन हॉकी, तीसरा ऑप्शन क्रिकेट, चौथा ऑप्शन बैडमिंटन। जी हाँ, इंडियन जूनियर हॉकी टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आंसर भी मैंने बता दिया है, हॉकी। ठीक है, इंडियन जूनियर हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस कप में, ये भी ध्यान रखिएगा। और सुल्तान जोहर कप ये हॉकी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से ये प्रश्न बन सकता है, सुल्तान जोहर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये मैंने सारे प्रश्न करा दिए हैं। और इस प्रश्न की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा MCQ सीरीज़ करके। ठीक है, MCQ सीरीज़ करके, ठीक, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। MCQ सीरीज़ प्लेलिस्ट या MCQ सीरीज़ प्रैक्टिस करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करके आप सीधा MCQ सीरीज़ इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके सभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे और आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्कोर कार्ड वहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो आशा है आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।